बोलो, इकोसिस्टम क्या फायदा आपको देता है? इकोसिस्टम पानी देता है आपको, खाना देता है, और ऑक्सीजन देता है, ठीक बात है, और गर्मी, वायु, और भाई बहुत सारी चीजें होती हैं। इन्वायरमेंट जो जो आपको देता है वही तो उसकी सर्विसेज हो गई, उसी को इकोसिस्टम की सर्विस बोलेंगे। या भाई बायोडाइवर्सिटी क्या, इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले एनिमल और प्लांट, ये तो इकोसिस्टम हो गए, तो यही तो सब आपको देते हैं। तो लॉजिक बहुत फेमस मेंस का क्वेश्चन बनता है कि इनसे हमें क्या क्या होते हैं फायदे। ध्यान से, तो यहां पे दिया है बेनिफिट्स, यहाँ दिया हुआ है ड्राइवर्स ऑफ चेंजेस, कौन कौन से चेंज करते हैं इकोसिस्टम को, और ये है तुम्हारा नेचुरल रिसोर्सेज। अरे यार क्या है नौटंकी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ध्यान से पढ़ने में आ रहा है आपको, दिख रहा है ये वाले अंदर वाले नहीं आ रहे, बाकी आ रहे पढ़ने में। ये देखो बैठ, ये क्या है यार, कहाँ से है भाई, कौन सा है ये, बड़ी समस्या है। निपट गई, चलिए। अब इसको प्रेमानंद महाराज क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा एक ने पूछा था कि मच्छर जो होता है उसको मारना जीव हत्या है। क्वेश्चन बढ़िया था, क्योंकि जीव हत्या तो है। तब क्या जवाब होगा आपका, क्या होगा? प्रेमानंद जी को छोड़िए, आपके हिसाब से मच्छरों को मारना ठीक है गलत? अभी मैंने मक्खी मारी, अच्छा बुरा? मर गई, वो दूसरे टाइप की होगी ये देखो ये प्रूफ के तौर पर, परेशान मत हो। अब बताइए, हाँ हमारा क्वेश्चन भटक गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो जीव हत्या है कि नहीं? आंसर जीव हत्या तो है, बट लॉजिक बात है कि अगर कोई जीव आपकी हत्या करने को उद्देश्य से आ रहा है तो उसकी हत्या करना पाप नहीं है। मच्छर के काटने से आपको होने की संभावना है मलेरिया, डेंगू, तो आपके जाने की संभावना हो जाएगी। तो उससे अच्छा है उसके जाने की संभावना बना दीजिए। पॉसिबिलिटी बिल्कुल जेन्युइन आंसर, यही आंसर था प्रेमानंद जी का, बिल्कुल सही आंसर था भाई उनका। कि लॉजिक बात है, अगर किसी, अब सांप आया, लॉजिक है कोशिश करो भगा दो, लेकिन अगर नहीं भाग रहा है तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या है? मारना। आप बोलो नहीं नहीं भाई जीव हत्या, जीव हत्या, वो जीव मार दे, तब उसका तो वही क्या, उसका तो काम है ना भाई, सांप का काम ही काटना है, आप उन चक्करों में पड़े हुए हो। ठीक है, खैर अब आया समझ में? तो देखो पहला लिखा हुआ बेनिफिट, क्या क्या फायदे हैं। दूसरा है ड्राइवर्स कौन कौन से चेंज करते हैं, मतलब जो इकोसिस्टम उसको कौन कौन चेंज करता है। ठीक है, और ये क्या हो गए आपके नेचुरल रिसोर्सेज, कहाँ से आपको सोर्सेज मिलते हैं। क्लियर हो गया? इस इमेज को एक बार ध्यान से बना लीजिए, इमेज का मतलब है नोट कर लीजिए, इमेज का बनाओगे। पहली हेडिंग बेनिफिट, बेनिफिट के अंदर, बेनिफिट के अंदर मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन अगर किसी को हो रहा है तो। बेनिफिट में ध्यान से, फायदे कौन से हैं आपको ध्यान से, ये लिखा हुआ है स्ट्रांग इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये होता है भलाई, वेलबींग, ये होता है खाना, मुझे एक बार लिख लेने दीजिए फिर आप लिखिएगा, खाना, पानी और पदार्थ, मटेरियल्स, ये है स्वास्थ्य। तो जो आप बता रहे थे वो इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है नुकसान किससे होता है, तो पहला होता है नीतियों से, पॉलिसी। दूसरा दिया हुआ है जलवायु, इकोसिस्टम इनसे चेंज हो जाता है ना, क्लाइमेट से। तीसरा है प्रदूषण, पॉल्यूशन, और फोर्थ है जमीन का उपयोग, लैंड यूज, जमीन का प्रयोग। यहां पे आते हैं, तो नेचुरल सोर्सेज में कौन कौन से हैं, तो इसमें है पहला तुम्हारा मिट्टी, सॉइल, दूसरा है जमीन, थर्ड है आपका पानी, वाटर, और ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहले आपके हो गए फायदे, तो बेनिफिट उसको वहां से उतार, ये फायदे हैं, ये आपके होते हैं जो इसको क्या कर सकते हैं, इकोसिस्टम को बदल सकते हैं। और ये होते हैं नेचुरल सोर्सेज जहां से ये सारी चीजें आती हैं। तो बहुत ध्यान से एक एक हेडिंग के अंदर एक एक करके लिखना। यार ये ना उसे दिख रहा होगा, ये है नीति, ड्राइवर ऑफ चेंजमेंट, नीति, जलवायु, प्रदूषण और जमीन का प्रयोग। मेरी आवाज़ आज धीरे आ रही होगी यार, थोड़ा ना गड़बड़ हो गला यार, इसको एज इट इज नोट करिए। प्रॉपर 4 फायदे, 4 नुकसान, नुकसान का मतलब जो इसको नुकसान करते हैं इकोसिस्टम को, और 4 होते हैं सोर्स, बदलाव की प्रकृति जो रखते हैं,
सोर्स। नीचे वाली दुकान ने तो पूरी मंडी खोल ली यार है, सब आलू प्याज, बहुत महंगा देता है बेचारा, उससे हम लेना मत कभी आप, मैं सही सलाह दे रहा हूँ आपको, आपका क्यों नुकसान करूँ, बहुत महंगा है। 28,000 रुपये रेंट है उसका शॉप का, नीचे शॉप छोटी सी है 28,000। अब आप हिसाब लगा लो 28,000 का उसको प्रॉफिट निकालना है तो क्या कमाता होगा, समझ रहे भाई साहब। तो मैंने एक ही दिन यहाँ पे पूजा थी तो कुछ वर्शिप आपके लिए पता चले, पूजा थी मतलब पूजा थी तो वर्शिप थी, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ सामान लेना था, फ्रूट्स लेने थे। तो पंच फुल नहीं चढ़ते 5 फल पूजा में, वो 5 फल मेरे को कुछ 490 के पड़े, आप समझ ना, 1 अनार 2 अमरूद ऐसे करके, हम तो हिल गए, आप समझ रहे हैं। तो भाई साहब मॉल के रेट हैं, तो इसीलिए कभी थोड़ा सा परेशान ना हो ना, आगे चले आना, ठेला एक और लगाते हैं अंकल जी, वहाँ ले लो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हो गया, नोट हो गया। ये इसके क्या कहलाते हैं, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है मेंस का, मैं बार बार कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द यूजेस, बेनिफिट्स, ड्राइवर ऑफ चेंजमेंट एंड, तीनों का मतलब समझ गए, वो फायदे वाली बात है, कौन कौन सी चीज़ें चेंज करती हैं और कौन कौन से आपके नेचुरल सोर्सेज हो गए, डन। चलो नेक्स्ट आओ, ये होते हैं हॉट स्पॉट्स, आई थिंक मैंने बताया आपको, अच्छा इसमें उधर हुए, ठीक है, दूसरे वाले तो ये बैचेस चल रहे हैं ना, कन्फ्यूजन होता है। हेडिंग डालिए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, वैश्विक जैव विविधता, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ध्यान से समझिएगा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में दुनिया भर में, लॉजिक आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि दुनिया भर में जितने भी आपको मिलते हैं डाइवर्सिटी, वो सभी जगहों पे सेम होती होगी या देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजमेंट, क्या लगता है, मतलब जो डाइवर्सिटी होती है वो सभी जगहों पे सेम होगी, अलग अलग की पॉसिबिलिटी है लॉजिक बात। अब अलग अलग की जो पॉसिबिलिटी है उसका बेस क्या होगा, किस बेसिस पे अलग होगी, सोचने वाली बात है। ज्योग्राफिकल फैक्टरों की बिल्कुल सही बात है, बस सिंपल बात है सर, जो ऑप्टिमम सिचुएशन डाइवर्सिटी के लिए अगर अच्छी वाली है तो वहाँ होगी, और नहीं जैसे डिजर्ट है तो डेजर्ट में आपको कम मिलेगी, रेन में आपको ज़्यादा मिलेगी, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली जब इसको, ये बहुत मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको जब स्टडी किया जाता है तो यहाँ पे देखिए अर्थ टेरेस्ट्रियल हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ है, मतलब इंडिया के जो वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ, तो जहाँ पे रेडिस आपको दिख रहा है वो रेडिस वाली सबसे ज़्यादा वाली होती है, फिर उससे नीचे चलते हैं, ठीक है। तो रेडिस में मोटा मोटी देखो, आप मैक्सिमम डाइवर्सिटी में 2 चीज़ें चेक करो, एक या तो आपको मिलेगी ये कोस्टल में, या फिर आपको मिलेगी ये रेन एरिया में। रेन एरिया का मतलब होता है इक्वेटर पर, चेक करो इक्वेटर, समझ गए, इक्वेटर है 0 डिग्री, यहां से ये अप्रॉक्सीमेट ऐसे करके इक्वेटर जा रही है ये, तो यहां से भी आपकी निकल रही होगी, उस इलाके में आपको कैसी मिलेगी डाइवर्सिटी दिख रही है, ये तो पूरा भरा ही हुआ है इंडोनेशिया वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। और या फिर जो आपको डाइवर्सिटी मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, देखो कोस्टल, ये देखो पूरा कोस्टल दिख रहा है, तो कोस्टल में या तो मिलेगी, क्योंकि कोस्टल का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिमम होता है, अप्रॉक्स 20-25 हमेशा रहता है, तो जीवों के लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। अभी एक्सट्रीम ठंडा हो जाए या एक्सट्रीम गर्म हो जाए तो दिक्कत है कि नहीं भाई, 0 डिग्री पे थोड़ा सर्वाइव आपके लिए भी, अगर 10-12 डिग्री का टेम्परेचर हो सबसे बढ़िया रहता है भाई। अगर हम लोगों के जैसा ना एसी, घरों में एसी चलता है, तो एसी आप 16 पे चलाइए तो आप ओढ़ के सोते हैं, लॉजिक है, और एसी को ही आप 28 पे कर लीजिए तो लॉजिक है आपको गर्मी लगती है, कंप्रेसर बंद हो जाता है उसका, तो ये दोनों टेम्परेचर गड़बड़ है, तो इसीलिए ऑन एन एवरेज आदमी कितने पे चलाता है, 20-21 पे चलाता है। तो 20-21 डिग्री क्या सेंटीग्रेड ना, तो 20-21 का जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है वो आपके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो लॉजिक बात है, अगर एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो सबसे अच्छा हो, मतलब 20-22 थे, वैसे कायदे में इसी का 24 होता है, रूल के हिसाब से लिखने के लिए कभी आए कि सबसे ज़्यादा सर्वाइवल किस टेम्परेचर में होता है, तो वो 24 डिग्री है, रट जाइएगा, इसको याद हो गया होगा आपको। बट जनरली अभी जैसे अभी सर्दी ज़्यादा है, अभी आज का टेम्परेचर कितना है अप्रॉक्सीमेट, 4, 5, 6, 10 कितना 9 है, चेक किया है कोई सुबह, टेम्परेचर चेक करते हैं, यही चल रहा है 8-9, तो 8-9 ज़्यादा हो रहा है, ठंडी लग रही ज़्यादा। अभी थोड़े दिन पहले नवंबर लास्ट में या दिसंबर के शुरुआत में 20-22 डिग्री था, तो इसीलिए लोग क्यों बोलते हैं अक्टूबर नवंबर की सर्दी, उधर मार्च अप्रैल की सर्दी वो सबसे अच्छी होती है,
क्योंकि उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जून में, वो एक्सट्रीम होगी गर्मी, और जनवरी कैसी होती है, एक्सट्रीम सर्दी, दोनों दिक्कत है। तो सेम कहानी हुई, क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट है, जो रेन वाला एरिया होगा, वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, इक्वल होगा, बरसात का तो माहौल लगभग वही होगा। और जो कोस्टल होंगे वहां का भी टेम्परेचर मैंने क्या बोला, 20 से 25। तो 20 to 25 का टेम्परेचर ये, और रेनी वाले का टेम्परेचर लगभग सिमिलर है कि नहीं है। देखो अब यहाँ पे दूसरी चीजें कहां पर नहीं है, देखो ये पूरा एरिया ब्लैंक है, ये एरिया तुम्हारा कैसा दिख रहा है, ब्लैंक है। ये पूरा तुम्हारा क्या है, देखो पूरा ये अफ्रीका ऑलमोस्ट डेजर्ट है ना, पूरा ब्लैंक, यहाँ पूरा ब्लैंक, इंडिया का पूरा पोर्शन यहाँ से पूरा ब्लैंक, और पूरा इधर वाला पोर्शन ब्लैंक। क्यों, क्योंकि इन जगहों पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो अलग अलग है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है। खास करके अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइबेरिया सुना है। तो साइबेरिया ये हो गया जो कि -70 डिग्री तक जाता है, ठीक है। अफ्रीका आपका लगभग +60 तक जाता है। फर्क समझ में आ रहा है। तो लॉजिक बात है, 60 डिग्री प्लस हो गया, -70 हो गया, तो एक्सट्रीम चला गया। भाई दिल्ली में 49-50 डिग्री टेम्परेचर गया था लास्ट टाइम, और क्या माहौल बना था, देखे थे आप गर्मी का हाल। सोचिए 60-65, यहाँ मजा, एक एक डिग्री में बहुत फर्क होता है। 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है, बॉयल वाटर। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए, 60 डिग्री होगा तो क्या होगा भाई, रब अल खाली 2-3 जगहें जो होती हैं, जैसे ये कहाँ का है, ये जगह है, उसका नाम है बरखोयांस्क, बरखोयांस्क ये गांव है। ये कहाँ का है, ये है दुनिया का सबसे गर्म, इसका नाम है रब अल खाली, डेजर्ट है, ठीक है। तो पॉइंट समझिए, पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आया कि जो ऑप्टिमम वाले होंगे वो सबसे अच्छे होंगे, और जो थोड़े से भी गड़बड़ होंगे वहाँ, जैसा वो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन ध्यान से दिख गई आपको, या तो इधर है या तो उधर है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया समझ जाए, क्योंकि समझाने में कोई सा भी आप समझ लेंगे, बट इसमें एक चीज़ समझिए। अरे भाई यहाँ रखा, मैं कह कहाँ गया यार इसका ये वाला, तुम ही देखिए, लोकेशन याद है ऑस्ट्रेलिया की, किधर किधर सा देखो, आ गया मैप, ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप, ध्यान से देखना, एक से समझ जाओगे, आपको समझ में आएगी। ये ऑस्ट्रेलिया है सामने आपके, ठीक है। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, मैं ऑस्ट्रेलिया का कोई भी मैप ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। इस मैप में जहां पे आपको ग्रीनरी दिख रही है, कहां पे दिख रही है, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, देखो यहां पढ़ो क्या है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, हार्मस्ले रेंज, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, मैकडोनल्ड रेंज, ये सब देखो, सिम्पसन डेजर्ट दिख रहा है। यहां देखो लिखा नल्ला बार प्लेन, ठीक है, नल्लर बार, तो ये क्या हुआ, प्लेन। लॉजिक है, ये क्या हुआ, प्लेन। तो अब समझो आखिर यहां पे था और यहां पर था, यही दो जगहों पे था। पूरा ऑस्ट्रेलिया आपको यहीं पर या तो बसा हुआ मिलेगा या इधर मिलेगा, और पूरे ऑस्ट्रेलिया पूरा ब्लैंक है। कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया की 4% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो रहती है बाकी पूरे ऑस्ट्रेलिया में, 96% पॉपुलेशन इधर और इधर रहती है। फॉर एग्जाम्पल वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, समझो चीज़ें, क्योंकि एक बार डाइवर्सिटी समझ जाओगे ना तो फिर मेरे को झंझट नहीं रहेगी, फिर आप खुद से कवर कर सकते हो। आ गया पॉलिटिकल, देखो ध्यान से, अरे या तो ब्लैंक आ गया, बड़ी सरदर्दी है। ये देखो ऑस्ट्रेलिया के शहरों के एक बार नोटिस करो, चलो मैं यही करा देता हूँ, नोटिस ध्यान से करना। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी शहर आपको दिख रहे होंगे उनकी देखो भीड़, कोस्टल में दिख रहे, अंदर देखो, मैंने अभी वर्ड क्या यूज किया, 4%, 4 से 5% है अंदर, तो ऐसा भी नहीं कि इंसान नहीं अंदर। बट लॉजिक बात है, जरा हिसाब पकड़ो, जितने भी मेजर तुमने ऑस्ट्रेलिया के शहर सुने हैं, मेजर सुने हैं, कौन कौन से मेजर सुने हैं, फॉर एग्जाम्पल जो 2-4 तुम लोगों ने सुने होंगे, ज्यादा नहीं सुने होंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ब्रिस्बेन, सुना है, अगर मैच का इंटरेस्ट होगा तो पता होगा, ब्रिस्बेन, कैनबरा, सिडनी का है ये, सिडनी, कैनबरा, नीचे साइड में आ जाइए तो यही विक्टोरिया, ये एरिया, पर्थ इधर है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे अब देखो, या तो इधर साइड में आपको मिल रहे हैं या फिर इधर साइड में देखो भीड़ दिख रही है आपको, दिख रही है आपको, तो लॉजिक बात है, बाकी क्यों नहीं है। तो इसका मतलब है इंसान भी वहीं रहेंगे जहां उनको फैसिलिटी मिलेगी ना, तो डाइवर्सिटी भी तो वहीं मिलेगी। जब ये पूरे एरिया में बीचों बीच में क्या अवेलेबल है, डेजर्ट, तो जब डेजर्ट होंगे तो वेरिफिकेशन, वो मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन होगा वो कैसे मिलेगा। अब आए समझ में, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दुनिया में वापस आ जाते हैं,
दुनिया में जो वेरिफिकेशन है डाइवर्सिटी का वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, तो उसकी हमको लिस्ट कवर करनी है, ठीक है। तो लिखिए देयर आर, पहली चीज जब मैं डेटा देख इसका रहा हूं तो डेटा है आईयूसीएन का, लिखो अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, आईयूसीएन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन डैश देयर आर फोर टाइप ऑफ एरिया, फोर टाइप ऑफ एरिया, चार तरह के क्षेत्र होते हैं, फोर टाइप ऑफ एरिया। अब ये चार तरह के कौन होते हैं, तो सबसे पहला ये हाईएस्ट, फर्स्ट एरिया है हाईएस्ट। तो हाई, ये थोड़ा ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा, फर्स्ट एरिया है हाईएस्ट, फर्स्ट एरिया लिखिए हाईएस्ट, हाईएस्ट में लिखिएगा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, विश्वत रेखीय वर्षा वन, विश्वत रेखीय वर्षा वन, समझ गए। तो मैंने अभी आपको बताया था ये इक्वेटर वाला जो एरिया है, इसी के दोनों तरफ इक्वेटर के 10 ऊपर मान लो 10 नीचे मान लो, तो पूरी एक बेल्ट तैयार हो गई, समझ गए। ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर ये लिखा हुआ 0 डिग्री इक्वेटर, तो इक्वेटर के 10 ऊपर ले लो, ये बेल्ट एक ले लो, तो पूरी एक बेल्ट जो एक स्ट्रिप टाइप की जा रही है, पूरी बेल्ट दुनिया की सबसे ज्यादा मिलती है। रीजन आपके सामने है, आपने लिखा हुआ है रेन फॉरेस्ट, समझ गए रीजन, बारिश। अब इसमें आइए आपके काम की चीजें लिखो, अंडर दिस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में, अंडर दिस डैश, इसके अंदर नंबर 1 सबसे पहला होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ये मैं एरिया बताते चल रहा हूं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डैश, यहां लिखिए 13% लैंड, 13% जमीन डैश 50% बायोडाइवर्सिटी, समझ में आया। यानी दुनिया का 13% एरिया है विच इज अंडर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बट इट कंटेन 50% ऑफ डाइवर्सिटी। आप खुद समझ जाओ क्या हिसाब है, ठीक हो गया साहब, 50 जी। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का हिसाब आपको समझ में आया कि साहब ये होते हैं, देखो ये है आपका रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरकास्ट इंदिरापुरम, अच्छा कुछ, अरे यार बड़ी समस्या है। रेन फॉरेस्ट, कहीं का भी आप रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल देखिए तो देखो आपको इमेज कितनी मिलेगी कॉम्प्लेक्स। देखिए ये आपके रेन फॉरेस्ट में, कोई एक खोल देता हूँ, ये है रेन फॉरेस्ट। लॉजिक बात है, इसमें पॉसिबिलिटी आप सोच के देखिए, इंसानों के जाने की, देख रहे हैं आप, सोच के आप इमेजिन करो इसमें आपको जाना है, तो लॉजिक बात है संभावनाएं हैं आपके जाने की, जा सकते हैं, वापसी की गारंटी नहीं, रास्ता का, अच्छा लॉजिक बात है, इसमें मैं तुमको 1 किलोमीटर अंदर फेंक दूं और फिर मैं बाहर से बुलाऊं आ जाओ, तो कैसे आओगे तुम, क्योंकि यहाँ पे निशान भी लगा पाओगे, अगर तुमने लगा हमसे साइन लगा लेंगे, साइन लगाओगे थोड़ी देर बारिश हो जाएगी, बह गया साइन तुम्हारा। दिक्कत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कितना है। तो लॉजिक बात है, इन इलाकों में अभी कोई सा भी आप उठा, चलो ये उठा लेते हैं, कोई सा भी आप उठा के देख लो, इन दिख रहा है, तो इस तरीके के फॉरेस्ट में इंसानों की पॉसिबिलिटी मिनिमम है। जब इंसान मिनिमम होंगे तो जानवरों के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन हुआ, इसीलिए जो रेन फॉरेस्ट होता है वो सबसे बेहतर माने थे। दैट्स वाई कि इनका एरिया 13% है और ये रखते 50% है। अब आया, तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कैसा, मतलब ये पूरा ट्रॉपिक, यहाँ मैंने वर्ड दिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब 0 से 23 ऊपर, 0 से 23 नीचे, पूरी एक बेल्ट जो है वो पूरी बेल्ट में सबसे ज्यादा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, बेल्ट में थोड़ी सी चौड़ी बेल्ट हो गया, क्या हो गया, को बैठा है क्या इसमें कहीं, हाँ देखो बैठी थी ना, यही समस्या है यार, एक तो बड़ी स्क्रीन है, तुम लोग उधर देखा करो भाई। अरे यार जानवी, ये नरसिम्हा को बोलो जरा, भाई साहब एक दो फिर यहाँ पे फ्लाई घूम रही है, देखो दिख रही है, जरा उसको बोलो तो, फिनाइल गड़बड़ कर रहा है कहानी, कहीं उधर साइड से ना कहीं खुली होगी, देखो हाथ से लेकर के, फालतू काम यार। उसको रोज बोलता हूँ उस चीज को लेकर के, है ना हो मौसम है यार भाई, बारिश का सीजन है, आ जाते हैं, तो इनको जरा हटाओ, क्योंकि देखो स्क्रीन नहीं चलती है इसके चक्कर में, देखो हद हो गई यार, वो देखो खुद ही खोल दिया, डिफरेंट मार्केट खोल दिया है, बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये है आपका, देखिए इक्वेटोरियल, ये है इक्वेटर, इक्वेटर से 23.5 जो डॉट 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 दिख रहा, ये डॉट डॉट, ये पूरी बेल्ट ले लो आप जरा समझो। तो इस पूरी बेल्ट के एरिया में देखो, तो जितना भी रेडिश पोर्शन है आपका, इस हिस्से से इस हिस्से तक दिख रहा पूरा बेल्ट, आगे बढ़े यहां पूरा कवर हो गया, इस कॉन्टिनेंट में आया यहां से लेकर के यहां तक, तो जितना भी डार्क रेड है वो इसी में है कि नहीं है, सिंपल। तो इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है 50% ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, एग्जांपल लिखिए,
एग्जाम्पल लिखिए वर्षा वन में, कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के तट, केन्या, केन्या, इक्वेटोरियल गिनी, देश के नाम है ये, इक्वेटोरियल गिनी। आगे की तरफ चलेंगे, इधर पहुंच गए हम लोग, तो यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा सिंपली म्यांमार वाला पोर्शन, और उसके बगल मिलेगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के फॉरेस्ट बहुत तगड़े हैं। इंडोनेशियन मूवी आपने देखी है, बहुत अच्छी मूवीज बनती है हॉरर वाली खास करके, तो उसमें ना बहुत अच्छे से दिखाया गया चीज़ों को लेकर के, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, मूवीज ने ना इम्पैक्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इंडो बर्मा ये हो गया, और इंडोनेशिया, तो ये आपका हो गया कौन सा एरिया, पहला वाला। दूसरा ये कोरल रीफ्स, ये हाईएस्ट वाले के अंदर ही चल रहे हैं ना। कोरल लीफ आप समझ गए सब लोग, कोरल लीव्स, कोरल लीव्स को लिख लीजिएगा, इनको बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, समुद्रों के वर्षावन, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, समुद्री वर्षावन, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। कोरल लीफ सबको पता है, जानते हैं, देखिए कभी मौका मिला देखने का, कहाँ पे, पाकिस्तान में, रामेश्वरम में, हाँ ठीक बात है, रामेश्वरम में बिल्कुल है। कोरल लीव्स देखिए, ये आपकी होती हैं समुद्र के अंदर के जो अलग से एक प्रॉपर फॉरेस्ट होते हैं, इस तरीके के आपके कोरल लीव्स होते हैं। ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो कि वो एआई से बना है, ये है, ठीक है। तो इस तरीके के आपको पॉलिप्स होते हैं, देखिए अब आपको इस इमेज में देखिए, ये देखिए, तो इतने तरह के क्या मिले हैं आपको, ये सब कोरल्स होते हैं कि एनिमा, जो लॉजिक बात है। अब यहाँ पे देखो, ये बेसिकली जो ये पिंक है, कौन सा पिंक है, पिंक कलर के रीफ्स हैं, और इनके अंदर बहुत सारे जीव हैं, उनको खाने के लिए फिशेस हैं, इन फिशेस को खाने के लिए बड़ी फिशेस हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है आपके, जो वैरायटी है उसकी पॉसिबिलिटी, इसी इसको दूसरे नंबर पे डाला गया है, किसमें, हाईएस्ट वाले में, समझ में आया। तो कोरल रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कहाँ पर है, हाँ क्या नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये है ऑस्ट्रेलिया में, इसका एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया की कोस्टल में बहुत बड़ा बैरियर टाइप का, देखिए ये एग्जांपल है ग्रेट बैरियर। आप सोचिए वेरिफिकेशन या वही डाइवर्सिफिकेशन चेक करिए, ये देखिए डाइवर्सिफिकेशन, इसमें इतने तरह के आपको क्या है, ये एनिमल्स होते हैं। ग्रेट दिख रहा है आपको, सोचिए समुद्र मौका मिले कभी जाने का, तो ये रीफ्स के अंदर आप इस तरीके के आपको मिलेंगे रीफ, ठीक है। देखो एक आंटी जी गई भी हुई हैं, दिख रहा है उधर, हाँ ये पॉलिप्स होते, नुकसान नहीं करते, ये सब नॉर्मल, ये जी, अच्छा ध्यान रखना, ये प्लांट्स नहीं है, ये जीव हैं, एनिमल, जरा समझो देखने में। बट ये एनिमल्स की जो कोरल्स होते हैं, वो जो सी होता है ना, समुद्र का पानी खारा होता है, तो उसमें मिलता है कैल्शियम, तो ये जो होते हैं केवल कैल्शियम खाते हैं। तो कैल्शियम खाते हैं तो इनकी जो बॉडी होता, अच्छा देखो इनका बेस पे है कि नहीं है ये, क्योंकि बिना बेस के फ्लोट नहीं करते हैं, ये इसी पे रहते हैं जमीन पे, तो यहाँ पे रहेंगे तो इनकी बॉडी में केवल क्या मिलता है, कैल्शियम। तो जब इनकी डेथ होती है तो इनकी बॉडी डिके होगी, तो ये डिके होकर के कहाँ आते हैं, जमीन पे, और जमीन पे आने के बाद प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रखा है, बेस प्लेटफॉर्म, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होते जाते हैं। इसी एक तरीके का भी स्ट्रक्चर, ऐसे मिलियंस की बात करूं, हजारों साल में, लाखों साल में, तो एक तरीके का पूरी वॉल बन जाएगी, समझ गए, एक मारा दूसरा मारा उसके ऊपर इकट्ठा हो गया, तो ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है बैरियर रीफ। मैं आपको एक चीज दिखा दूं, देखो ग्रेट बैरियर रीफ जो है, उसमें ग्रेट रीफ आपको लगता है वो कहाँ पर है, तो मैपिंग में एक चीज चेक करो, देखो बैरियर रीफ का मैप कहाँ है, देखो ये है ग्रेट बैरियर रीफ, हिसाब देख लो कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे खत्म हुई है। पूरा ऑस्ट्रेलिया इज अ कॉन्टिनेंट, पता है ना, तो वहां ऐसा नहीं है 2-4 किलोमीटर की है, सोचो यहां से लेके यहां तक आधा ऑस्ट्रेलिया इस बैरियर रीफ ने कवर कर रखा है, इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है ये। अब आया समझ में, तो ये है बैरियर रीफ आपके सामने, देखो इस तरीके से दिख रहा है आपको। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बैरियर रीफ को लेकर के, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये बैरियर रीफ है, ऑब्वियस बात है, दुनिया की दूसरे नंबर की डाइवर्सिटी रखने वाला एरिया कहलाता है कोरल्स। क्लियर हो गया। थर्ड आ जाओ, थर्ड होते हैं वेटलैंड्स, थर्ड होते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के बारे में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, याद है, आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि के अंदर क्या क्या बताए थे आपको, मैनग्रूव्स, तो और चलो मैनग्रूव्स और मैनग्रूव्स थे, और वेटलैंड क्या क्या थे, लिख लीजिए, मैनग्रूव्स,
मैनग्रोव को मैनग्रोव भी बोलते हैं हिंदी में। दूसरे थे लेक्स, पॉन्ड्स, लेक, पॉन्ड्स और आर्टिफिशियल वेट एरिया, कृत्रिम रूप से नमी वाले क्षेत्र, कृत्रिम रूप से नमी वाले क्षेत्र, आर्थिक मतलब नमी वाले क्षेत्र।